स्वागत है। मैं कौशलेंद्र साहब विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों का आंसर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। थोड़ा आप लोग इसको एक बार वीडियो को अच्छे से और ध्यान से मन लगा के ज़रूर सुनने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी और जितने भी कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन हैं उनमें भी यदि कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग सही कर ले जाएंगे। तो आइए ध्यान से हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, गद्य व पद्य में क्या अंतर है। सदैव आप लोग गद्य और पद्य में भ्रमित रहते हैं। जब भी संदर्भ लिखते हैं तो आप लोग गद्य की जगह पद्य का प्रयोग कर देते हैं और पद्य की जगह गद्य का प्रयोग कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए गद्य एवं पद्य में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं। गद्य और पद्य की विषय वस्तु, भाषा शैली आदि में पर्याप्त अंतर है। पहली बात, गद्य और पद्य की जो विषय वस्तु होती है तथा दूसरी भाषा शैली, दोनों में ही बहुत ज़्यादा अंतर होता है। गद्य साहित्य की विषय वस्तु प्रायः हमारी बोध वृत्ति पर आधारित होती है और काव्य की हमारी संवेदनशीलता पर। विषय अधिकांशतः वही होते हैं जिनके बारे में हम अधिक सोचते हैं। गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज होती है। इसके मुख्य विषय हमारे दैनिक कार्य, कला, ज्ञान, विज्ञान, कथा, वर्णन, व्याख्या आदि हैं। संक्षेप में काव्य का संसार बहुत कुछ काल्पनिक है किंतु गद्य का व्यवहारिक। एक शब्द में अगर एक लाइन में उत्तर देना हो तो हम कह सकते हैं कि काव्य का संसार काल्पनिक होता है किंतु गद्य का व्यवहारिक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी भाषा की किस बोली का साहित्यिक रूप है। तो वर्तमान हिंदी खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। भाषा में खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। वर्तमान हिंदी भाषा किस बोली का साहित्यिक रूप है। तो वर्तमान हिंदी भाषा खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य के विकास का विभाजन उनके काल के अनुसार कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग भी इसको कहते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का विभाजन की बात किया जा रहा है यहाँ पे। पद्य साहित्य का विभाजन अलग होगा और गद्य साहित्य का विभाजन अलग होगा। ठीक है, तो गद्य साहित्य का विभाजन इतने भागों में किया गया है, इसके अनुसार 6 भागों में। ठीक है, पहला युग भारतेंदु युग अथवा इसी को प्राचीन युग भी कहते हैं। इसका समय 13वीं शताब्दी से सन 1868 ईस्वी तक, यानी कि सन 1300 से लेकर सन 1868 ईस्वी तक इसका समय कहा जाता है, भारतेंदु युग या प्राचीन युग। दूसरा है भारतेंदु युग। पहला था पूर्व भारतेंदु युग, दूसरा है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, यानी कि कितने वर्ष तक, लगभग 2 इधर 32 वर्ष तक। भारतेंदु युग का समय कितने वर्ष तक था, 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक, यानी कि 32 वर्ष। और द्विवेदी युग का समय 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक। द्विवेदी युग का समय 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक। आप ये भी जान लीजिए कि किसी भी युग का नामकरण उस युग के प्रमुख लेखक के नाम को लेकर कर दिया गया। जैसे भारतेंदु युग है तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को लेकर किया गया। द्विवेदी युग है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को लेकर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। ठीक है, इसी तरह तो अभी हम लोग विभाजन काल पढ़ रहे हैं तो विभाजन काल समझते हैं हम लोग। पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक, अर्थात भारतेंदु युग से पूर्व की जो भी रचनाएं प्राप्त होती हैं उसको हम पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग कहते हैं। फिर भारतेंदु युग का समय सन 1868 से 1900 ईस्वी तक का माना जाता है। द्विवेदी युग का समय 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। अब इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। द्विवेदी युग ऐसा कहा गया। अब द्वि से याद रखिएगा कि 2 का मेल होगा। देखिए यहाँ 1902 जीरो का मेल हो रहा है, यहाँ 1922, यहाँ भी 2 संख्याओं का मेल हो रहा है। तो द्विवेदी युग आप शॉर्ट ट्रिक में माइंड में बिठा सकते हैं कि 1900 अर्थात द्विवेदी अर्थात जहाँ पर 2 का मेल होगा। तो यानी कि 1900 में 2 शून्य का मेल हो रहा है और 1922 अर्थात वहाँ भी 2 अंक का 2 बार मेल हुआ है, 2 अर्थात 1922 ईस्वी तक। चौथा है शुक्ल युग, इसी को छायावादी युग भी कहते हैं। इसका समय सन
19 अर्थात 1922 के 3 वर्ष पूर्व से ही शुक्ल युग का आविर्भाव काल हो चुका था। तो इसका समय सन 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। और अगला शुक्लोत्तर युग है, जिसको छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। इसका समय 1938 से 1947 ईस्वी अर्थात स्वतंत्रता के पहले तक। और आखिरी जो विभाजन हुआ उसको हम स्वातंत्र्योत्तर युग कहते हैं, अर्थात स्वतंत्रता के बाद का युग, अर्थात 1947 ईस्वी से जो अब तक चल रहा है। तो ये हो गया हिंदी गद्य साहित्य के विकास का काल विभाजन। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है? फिर से एक बार रिपीटेड क्वेश्चन, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का पहला ग्रंथ देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार है, यह हिंदी का पहला ग्रंथ है। दूसरा क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कौन सी कृति से माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। यानी कि खड़ी बोली गद्य की जो प्रारंभिक कृति मानी जाती है वो गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समाचार पत्र हिंदी साहित्य की प्रत्येक विधा के बारे में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर इनका प्रचार करते हैं और सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण तथा उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र बनारस अखबार माना गया है। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंड मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन का आंसर जान लिया। पहला कि सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण था। तथा उत्तर प्रदेश से प्रसारित होने वाला पहला समाचार पत्र तो उसका नाम बनारस अखबार था। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया कि हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी का सबसे पहला उद्दंड मार्तंड था, जो कि कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता से प्रकाशित होता था उस समय। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अब हमको बताना है कि भारतेंदु युग की भाषा शैली कैसी थी, जिसके आधार पे भारतेंदु युग का काव्य विभाजन किया गया। तो भारतेंदु युग में लेखकों ने पूर्ववर्ती लेखकों की एकांगिता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ और संतुलित तथा शिष्ट रूप सामने रखा। इन्होंने संस्कृत के सरल शब्दों को लेने के साथ साथ सर्वसाधारण में प्रचलित विदेशी शब्दों को भी ग्रहण किया। तद्भव और देशज शब्द तो इनकी भाषा में थे ही, इसके अतिरिक्त कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से भी इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की। तो अगर भारतेंदु युग की भाषा शैली की विशेषता बतानी हो तो हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग की जो भाषा शैली थी इसमें तद्भव और देशज शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त कहावतों और मुहावरों का भी प्रयोग किया गया, जिससे क्या हो गई? भाषा सजीव हो गई। गद्य का स्वच्छ और संतुलित तथा शिष्ट रूप सामने रखा गया और संस्कृत के सरल शब्दों को लेकर सर्वसाधारण में प्रचलित विदेशी शब्दों को भी ग्रहण किया गया। ये 4 विशेषताएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग कौन से साहित्यकार के नाम पर पड़ा? इस युग की समय सीमा लिखिए। तो भारतेंदु युग के पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा। इस युग की समय अवधि सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक था या ईस्वी तक है। अगला क्वेश्चन, शुक्ल युग के किन्हीं 5 गद्यकारों के नाम लिखिए। तो अगर शुक्ल युग के 5 गद्यकारों के नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरि, रामकृष्ण दास और रामधारी सिंह दिनकर। अब इनका नाम शुक्ल युग में दिया तो ये जरूरी नहीं कि अन्य युग में इन्होंने रचनाएं नहीं की। इस युग से पहले भी इन्होंने रचनाएं की, उसकी भाषा शैली कुछ अलग रही होगी, ठीक है, तो वो उस युग की रचना में शामिल हो गई होगी। और ये शुक्ल युग के जो मूल सिद्धांत रहे होंगे, जो मूल रचना का आधार बना होगा, उसके आधार पे इन कवियों को शुक्ल युग के गद्यकार के रूप में सम्मान दिया गया। तो इस प्रकार ये 5 गद्यकार हैं
जो शुक्ल युग के कहे जाते हैं। पहला महादेवी वर्मा, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा वी योगी हरि, चौथा रामकृष्ण दास और पांचवा रामधारी सिंह दिनकर। तो आज की क्लास में ये 9 क्वेश्चन ही आप अच्छे से पढ़ लें। वीडियो लंबी हो जाएगी तो रुचि कम होगी, तो आशा करता हूँ कि आज आप लोग इन 9 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नमः संस्कृताय, शुभम संस्कृतम।